बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के इस कोर्स में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के दूसरे मेथड पे बात करेंगे, जो कि हमारे पास है फॉल्स पोजीशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बाइसेक्शन मेथड पे। तो बाइसेक्शन मेथड बेसिकली उसमें हम कोई भी एक फंक्शन लेते हैं जिसको इक्वल टू ज़ीरो करने के बाद हम उसकी जो एफ ऑफ एक्स एल उसके कुछ पॉइंट्स, हम एक इंटरवल लेते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करने के बाद चेक करते हैं कि वो इक्वल टू लेस दैन ज़ीरो है कि नहीं है। और उसके बाद हम एक नया पॉइंट, उन दोनों का मिड पॉइंट हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम उसको दूसरे पॉइंट्स के साथ फंक्शन में पुट करने के बाद चेक करते हैं कि वो लेस दैन ज़ीरो। और इस तरह से हम एक पूरा प्रोसेस बाइसेक्शन मेथड का हम फॉलो करते हैं और इस तरह हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो बेसिकली तीन इक्वेशंस हैं, ये बाइसेक्शन मेथड के साथ रिलेटेड हैं। तो अगर हम बात करें फॉल्स पोजीशन मेथड की, तो उसके लिए अगर हम इस इक्वेशन की, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास ये कोई भी एक किसी भी फंक्शन का एक ग्राफ है जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट एक्स एल है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास एक्स आर दूसरा पॉइंट है, और हमारे पास यहाँ पे एक्स यू एक और पॉइंट है। इन द सेम वे हमारे पास जो कुछ दो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनती है फंक्शन की, वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स यू बनती है, जो कि हमारे पास एक्स यू पॉइंट है, तो एफ ऑफ एक्स यू कह दिया। अपर लिमिट आप इसको कह सकते हैं कि एक्स की अपर वैल्यू जो है। इन द सेम वे हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू बनती है वो एफ ऑफ एक्स एल बनती है, जो कि लोअर लिमिट आप एक्स एल को लोअर लिमिट के तौर पे भी ले सकते हैं। आपको ये बात पता है कि हमारे पास जब भी वो पॉइंट जहाँ पे आपके पास ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, या वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की वो पॉइंट वो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो आंसर होगा वो ज़ीरो आ जाएगा, वो पॉइंट आपके पास एग्जैक्टली रूट होगा। तो ये हमारे पास जो रूट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। और हमने जो अपनी लिमिट्स ली हैं वो हमने एक्स एल, हमने लोअर लिमिट हमने यहाँ पे ली है एक्स के ऊपर, और हमने अपर लिमिट एक्स के ऊपर यहाँ पे ली है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो अब हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की और इन दो पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मिला लिया। अब ये होगा, अब हमारे पास ये होगा कि हमने इनको एक दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर लिया, जो कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। हमारे पास यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे बन रही है। और रिमेंबर दैट ये हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और ये हमारे पास इनके जो दो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे इसमें कम, ये आपके पास जो एफ ऑफ एक्स यू से एक्स यू तक ये जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस है, ये अगर हमारे पास कम होता है तो ये हमारे पास डिस्टेंस आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। इन द सेम में अगर ये ज़्यादा होता है तो ये कम हो जाएगा। और ये हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए ये ज़रूरी है कि उनके जो साइड्स होती हैं उनकी रेशियो हमारे पास इक्वल रहती है। साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन उनकी जो रेशियो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से किया। कि लेट्स से कि हमारे पास बेस्ड ऑन टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन फिगर 1 हमने एफ ऑफ एक्स एल डिवाइडेड बाई एक्स आर माइनस एक्स एल, एफ ऑफ एक्स एल डिवाइडेड बाई एक्स आर माइनस एक्स एल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एल को आपने डिवाइड किया एक्स आर माइनस एक्स एल के साथ। मतलब कि आपके पास ये जो आपके पास एक वैल्यू है ये, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू है, ये आपके पास ये दो लाइंस जो हैं इनको हमने ले लिया। इन द सेम वे हमने जो दूसरी लाइन ली है वो हमने ये ली है कि एफ ऑफ एक्स यू डिवाइडेड बाई एक्स आर माइनस एक्स यू। तो दूसरा आपने जो एक ले लिया फंक्शन के तौर पे, हमने एफ ऑफ एक्स यू को एक फंक्शन के तौर पे लिया, और हमारे पास दूसरी जो साइड है उसको हमने इस तरह से ले लिया। तो हमने ये साइड और ये साइड, इन द सेम वे ये साइड और ये साइड जो है इनकी जो रेशोज़ हैं उनको हमने यहाँ पे इक्वल ले लिया है। तो ये हमारे पास हमने एक इक्वेशन बना ली है। उसके बाद ये होगा कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप ये काम अगर आपको याद हो तो आपने 10th क्लास में जब आपने मिरर और लेंस फार्मूला ड्राइव किया था तो उस दौरान भी आपने एग्जैक्टली यही दो सिमिलर ट्रायंगल्स को लेके तो उसके साथ भी आपने यही काम किया था। तो इस तरह से आपको एक फार्मूला मिल गया था। तो उसके बाद हमने जस्ट इन दो फार्मूला को हमने थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करना है। आप जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे आप यहाँ से एक्स आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपको एक्स आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके पास एक्स आर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, वो आपके पास ये पॉइंट है एक्स आर, जिस पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करिए तो ये आपको एक्स आर मिल जाएगा। मतलब ये एक्स यू था, एक्स एल था, तो ये आपके पास एक्स आर है। तो अगर आपको इससे पहले बाइसेक्शन मेथड याद है तो अब बिल्कुल वैसा ही हमने मिड पॉइंट, अब उसमें हम ये करते थे कि ये एक्स आर होता था, ये हमारे पास उन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता था। लेकिन अब हम यहाँ पे इस एक्स आर को किसी और अंदाज से फाइंड कर रहे हैं और वो अंदाज हमारे पास ये इस फार्मूले के ज़रिए। तो ये बेसिकली आपका जो बाइसेक्शन मेथड, ये हमारे पास जो फॉल्स पोजीशन मेथड है उसके लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपके पास ये फार्मूला होगा। इन द सेम वे अगर आप इसको देखें तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस फार्मूले को, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ये जस्ट सिंपल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको कर सकते हैं। इन द सेम वे एक्स आर की अगर आप वैल्यू किसी और अंदाज से लेना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ अंदाज हैं एक्स आर को लिखने के, तो आप इनमें से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। फॉल्स पोजीशन मेथड को एक एल्गोरिथम के तौर पे देखते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास फाइंड पॉइंट एक्स नॉट एंड एक्स वन सच दैट एक्स नॉट इज़ लेस दैन एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स नॉट डॉट एक्स एफ ऑफ एक्स वन इज़ लेस दैन ज़ीरो। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड में लास्ट वीडियो में किया था। तो हमने दो पॉइंट्स को डिफाइन कर लेना है। हमने जो अभी एग्जांपल की उसमें हमने एक्स एल और एक्स यू को लिया था, लेकिन अगर हम इसको एक्स ज़ीरो एक्स वन लेंगे तो ये जस्ट नेमिंग है, इससे हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने दो पॉइंट्स को डिफाइन कर लेना है और उसके बाद हमने देखना है कि उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो दो पॉइंट्स हमने लिए हैं उनको जब आप फंक्शन में पुट करने के बाद एट दी एंड प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर लेस दैन ज़ीरो आना चाहिए, जो इससे पहले हम बाइसेक्शन मेथड में भी कर चुके हैं। और उसके बाद आपने बिल्कुल वही बात कि आपने एक इंटरवल ले लेना है। अब उसके बाद जो बाइसेक्शन मेथड में और इसमें जो डिफरेंस है, अब हमने ये काम करना है कि हमने वो फार्मूला जो इससे पहले हमने ड्राइव किया है उस फार्मूले को यूज़ करना है x2 निकालने के लिए। इससे पहले जो हमने बाइसेक्शन मेथड में x2 निकालने के लिए जस्ट हमने a + b / 2 कर दिया था, तो हमें बाइसेक्शन से हमें ये चीज़ मिल गई थी, x2 मिल गया था। लेकिन अब x2 निकालने के लिए आपको ये फार्मूला जो यहाँ पे है, इस फार्मूले को आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो उसके लिए जस्ट आपके पास x1 जो इससे पहले आपने खुद से ले लिया, एक्स नॉट जो है वो आपने ले लिया था, उसको आप पुट करेंगे। इन द सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन है, एफ ऑफ एक्स नॉट है, जो आप पुट करने के बाद वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, एक्स नॉट वही वैल्यू है एक्स नॉट। तो ये तमाम चीज़ें जो इससे पहले हमने फार्मूले से निकाली थी वो चीज़ें हमने यहाँ पे पुट करनी है और उसके बाद आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल जिस तरह पोजीशन बाइसेक्शन मेथड में आपने किया था, आपने एफ ऑफ x2 निकालना है। और अगर आपके पास एफ ऑफ x2 ज़ीरो है, जो x2 यहाँ से आएगा उसको f फंक्शन में पुट करना है तो f ऑफ x2 आएगा। तो f ऑफ x2 अगर आपके पास ज़ीरो है तो आप समझ लें कि जो आपके पास x2 है वो आपका रूट है, एग्जैक्ट वो रूट आपको मिल गया। लेकिन अगर वो ज़ीरो नहीं है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं कि वो f ऑफ x2 या लेस दैन ज़ीरो हो सकता है या ग्रेटर दैन ज़ीरो हो सकता है। तो अगर आपके पास वो लेस दैन ज़ीरो हो या ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो उसके लिए आपके पास ये दो कंडीशंस होंगी। मतलब कि आप f ऑफ x नॉट को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे f ऑफ x2 के साथ। तो अगर आपको लेस दैन ज़ीरो मिलता है तो x1 को आप x2 के इक्वल ले लें, और अगर आपके पास f ऑफ x2 जो है वो आपके पास f ऑफ x1 के इक्वल से प्रोडक्ट करने के बाद आपको लेस दैन ज़ीरो मिलता है तो आप x नॉट को x2 के इक्वल ले लें, या आप x1 को x2 के इक्वल लेंगे, x नॉट को x2 के इक्वल लेंगे। और ये पॉइंट हमने काफ़ी डिटेल के साथ हमने लास्ट टाइम बाइसेक्शन मेथड में हमने इसको डिस्कस कर लिया कि हम ये किस तरह से लेते हैं। अगर आपको यहाँ से इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप जस्ट उस वीडियो के अंदर जाएं और आप वहाँ से इसको बहुत अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं कि आपने किस तरह से x1 को x2 लेने का मतलब क्या। हमने वहाँ पे ग्राफिकल मेथड से देखा था, ग्राफ को हमने देखा था और ग्राफ को देख के हमने देखा था कि x1 को x2 के इक्वल लेने का मतलब क्या और x नॉट को x2 के इक्वल लेने का मतलब क्या है। अब ये होगा कि स्टेप 2 एंड 3, उसके बाद ये होगा कि ये काम करने के बाद आप स्टेप 2 एंड 3 को करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। अब ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगा? ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट होगा जब तक आपके पास f ऑफ एक्स आई इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो जाता। मतलब जब ये f ऑफ एक्स आई क्या है, ये एक्स आई बेसिकली ये x की वही वैल्यू है। ये जैसे आपके पास यहाँ पे x2 था, फिर ये x3 हो जाएगा, फिर ये x4, x5, x6, x7, x8,
ये आपके पास x की वैल्यू है, मतलब आपने इसको 2 3 4 5 लेने के बजाय आपने जस्ट इसको xi के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। सो f ऑफ xi मतलब कि ये आपके पास कैलकुलेट होगा और उसके बाद इसमें पुट करके देखा जाएगा कि क्या ये ज़ीरो हो गया। तो ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक आपके पास f ऑफ xi ज़ीरो के इक्वल नहीं आ जाता। या एक और आप कंडीशन लगा सकते हैं कि आप f ऑफ xi ज़ीरो के बराबर ना आए लेकिन वो ज़ीरो के करीब तरीन आ जाए, मतलब कि आपके पास f ऑफ xi जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक्यूरेसी। आप एक वैल्यू डिफाइन कर दें कि इतना अगर आपके पास आ जाता है f ऑफ xi तो तब भी इट्स ओके, आप जस्ट आंसर उसका दे दें। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि फिर ये इस तरह से आपका जो प्रोसेस है रिपीट होता रहेगा और आपको एक इक्वेशन की जो फाइनल रिज़ल्ट है या उसका जो रूट है वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे हमारे पास जब एक इक्वेशन है, वही इक्वेशन जो इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड से जिसका सॉल्व किया था, अब हम इसको फॉल्स पोजीशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है जिसको हमने रूट्स फाइंड करने हैं। हमने बिल्कुल वही 0 1 2 हमने वही इंटरवल ले लिए और हमारे पास 1 और 2 से हमारे पास वही चीज़ -1 और ये वो सब चीज़ें जो इससे पहले आई थी वही आ गई। लेकिन अब यहाँ पे हमने x2 = a + b/2 नहीं किया, हमने अपना फार्मूला यूज़ किया है। तो हमने इस फार्मूले से हमें जो x2 की वैल्यू मिली वो 1.1667 मिली। तो अब हम ये करेंगे कि f ऑफ x2 देखेंगे तो वो माइनस में है। तो अब आप ये देखें कि f ऑफ x2 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं f ऑफ 1 के साथ तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेस दैन 0 नहीं रहेगा। लिहाजा f ऑफ x2 को, क्योंकि ये माइनस में इसका आंसर है, तो आप इसको यहाँ f ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब कि आप इसको 5 के साथ, अब आप इन दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और एट दी एंड आपको लेस दैन 0 मिलेगा। तो मतलब अब आपके पास जो f ऑफ x2 है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वो हमारे पास f ऑफ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हमारे पास f ऑफ 1.16 जो आपके पास f ऑफ x2 है 1.1667 वो हमारे पास, और दूसरा आपके पास f ऑफ 2 जो है 5 का है। अब आप इन दो वैल्यूज़ को ले लेंगे तो मतलब आपके पास जो x1 होगा वो आपके पास 2 होगा और जो आपके पास x0 होगा वो हमारे पास ये जो हमारी नई वैल्यू x2 की वैल्यू आई थी वो होगी। और इसी तरह से हमारे पास जो f ऑफ x1 है वो हमारे पास 5 होगा, जो ये हमारे पास f ऑफ x1 है जिसको आप f ऑफ x1 मतलब ये f ऑफ 2 ये हमारे पास 5 होगी। और दूसरी आपके पास जो होगी f ऑफ x0 जो होगा वो हमारे पास x2 के, क्योंकि x0 x2 के बराबर हो चुका है। हमने इससे ऊपर पहले बात कर दी थी कि आपने x0 को x2 के इक्वल कर देना है या x1 को x2 के इक्वल करना है, तो हमने यहाँ पे x0 को x2 के इक्वल कर दिया। तो हमारे पास अब x0 की जगह दूसरी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो इस तरह से आप बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इससे पहले आप वैल्यूज़ को ले चुके हैं, आप लेंगे x0 और x1 को आप रिप्लेस करते रहेंगे और ये आपके पास उसी तरह से आपको x2 x3 x5 x11 x7 x और ये आप देख सकते हैं कि x10 और x11 तक 11 इटरेशन के बाद आपको ये वैल्यू मिल गई। तो आपको जो अब इस इक्वेशन की जो वैल्यू मिली है वो 1.32464 मिली है। तो यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड आपको ये वैल्यू इसकी मिल गई है, इसी इक्वेशन का जो रूट है। अब इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड से इसका रूट निकाला था, उसकी वैल्यू थोड़ी सी हमारी स्लाइटली डिफरेंट आई थी। तो अब हमसे एक और अंदाज से हमने किया तो 11 इटरेशन के बाद हमें एक और अच्छी वैल्यू मिल गई है, मतलब एक और प्रिसाइज या एक्यूरेट वैल्यू हमें मिल गई है। सो हम इसका C++ प्रोग्राम चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है और ये किस तरह से है। तो हमारे पास यहाँ पे एक C++ प्रोग्राम है जिसको अगर हम इससे पहले किसी और के लिए हमारे पास ये बना हुआ है, लेकिन हम इसको अपने के लिए बना लेते हैं। अपने जो प्रोग्राम हमारे पास है जो इससे पहले हमने फॉल्स बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए हमने प्रोग्राम किया था, हम वहीं से अपनी वैल्यूज़ को थोड़ी सी कुछ वैल्यूज़ को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें जो हम डिफ़ाइन फंक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डिफ़ाइन फंक्शन है और हमारे पास यहाँ पे जो है ये डिफ़ाइन किसी और अंदाज से होगा, तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह से ये जो चीज़ है हमें यहाँ पे कंट्रोल C इनपुट यहाँ पे हमें आउटपुट में भी मिलनी थी, हम इसको यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये पूरे का पूरा जो फंक्शन है वो हमारी इक्वेशन के लिए बन चुका है। तो ये क्योंकि हमने से पहले लिखा तो हमने ये वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने
आईओ स्ट्रीम लिया, उसके बाद हमने मैथ डाटा एक नई फाइल है इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये हमारे पास रन नहीं होगा, तो हमें उससे पहले ये करना होगा कि इन फाइल्स को जस्ट हमें यहाँ पे इंटीजर नेम से पहले यूजिंग नेम स्पेस std को पुट करना होगा, यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये इस तरह से, तो सबसे पहले हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि math.h अगर हम यहाँ पे करते हैं तो अब देखते हैं कि क्या होता है। सो ये हमारे पास रन हो चुका है, लिहाजा हम इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आईओ स्ट्रीम है, उसके बाद हमने एक और हेडर फाइल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, वो math.h है। अगर यहाँ पे नीचे हमारे पास कोई मैथ के फार्मूलाज या कोई वैल्यूज़ या कोई इस तरह से मैथ की कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो अगर पुट हुए हैं तो उसके लिए हमें इसको यूज़ करना होता है। तो हम नीचे देख लेंगे कि वो पुट हैं कि नहीं है। सो उसके बाद हमने अपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारे पास ये मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमने डबल के तौर पे हमने चीज़ों को डिफाइन कर दिया। fa है, fb है, चेक है, हमारे पास fx है, जो भी हमने ये वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने अपना फंक्शन को सी आउट के तौर पे ले लिया। फिर हमने यहाँ पे 11 जो है उसके साथ हमने इंटर लोअर वैल्यू a कर दिया। फिर हमने यहाँ पे सी इन ले लिया कि आप a की वैल्यू हम सी इन लेंगे, फिर हम b की वैल्यू सी इन लेंगे। हम fa के अंदर f ऑफ a मतलब कि ये जो a की वैल्यू हमने ली थी इसको हम मतलब कि अपने फंक्शन में पुट करने के बाद हमें fa के तौर पे हम इसको सेव करवा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसके बाद हम यहाँ पे b की वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट करने के बाद जो सेव करवा लेंगे तो हमारे पास f ऑफ b जो है वो हमारे पास fb के तौर पे सेव हो जाएगा। फिर हम एक चेक यहाँ पे लगा देते हैं। हमने इससे पहले c के तौर पे जो बाइसेक्शन प्रोग्राम में यहाँ पे c लिखा था, हमने इसको यहाँ पे चेक ले लिया। तो हम ये एक चेक कंडीशन कर रहे हैं कि f ऑफ a और f ऑफ b को हमने मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया था। यहाँ पे ये जो हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई इज़ लेस दैन 0 होना चाहिए, वही चेक हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर लगा रहे हैं। तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लिया और उसके बाद हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई कि आप देखें कि ये हमारे पास ग्रेटर दैन 0 ना हो। अगर ग्रेटर दैन 0 हो तो क्या किया जाए, आप यहाँ पे रॉन्ग पुट करें, मतलब कि मैसेज दे दें कि ये रॉन्ग है और इंटर प्रॉपर वैल्यू इंटर कर दें। और उसके बाद ये गो टू 11 मतलब कि ये हमारे पास ये 11 लाइन के ऊपर ये चला जाएगा। उसके बाद ये होगा कि हमारे पास ये सी आउट है और हमने इंटर एक्यूरेसी की वैल्यू, जब हमारे पास ये दोबारा जाएगा तो हमें कुछ दो और वैल्यूज़ पुट करनी होंगी जो कि हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकें, इन दोनों का लेस देन होना सेटिस्फाई कर सकें। तो अब हमारे पास जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास ये चीज़ ये यहाँ पे ये रन नहीं होगा। तो ये जब रन नहीं होगा तो प्रोग्राम यहाँ पे चला जाएगा। जब प्रोग्राम यहाँ पे आएगा तो ये हमें कहेगा कि कितनी एक्यूरेसी तक आप अपना आंसर लेना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक्यूरेसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये करेगा कि FABS f ऑफ x जो है ये आपके पास f एब्सोल्यूट f ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 0 FABS। अब आप यहाँ पे देखें कि ये FABS जो लिखा हुआ है ये हमारे पास बेसिकली f की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली मैथमेटिक का एक फंक्शन है। एब्सोल्यूट का मतलब यही होता है कि आपके पास ये होना चाहिए, मतलब कि हमेशा आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, हमेशा ग्रेटर दैन 0 आंसर आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे अपने इस PDF फाइल में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने इसके ऊपर एब्सोल्यूट यूज़ किया हुआ है। तो ये अगर आपके पास एब्सोल्यूट ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा या लेस दैन इक्वल टू एक्यूरेसी आ जाएगा तो उस केस में आपके पास ये उस वक्त तक ये हमारे पास प्रोग्राम चलता रहेगा जब ये ग्रेटर होगा। जब ये लेस दैन हो जाएगा तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा और आंसर नीचे चला जाएगा, वाइल लूप रन नहीं होगा, सॉरी। सो वाइल आपके पास f एब्सोल्यूट, ये जो आपके पास फंक्शन है ये फंक्शन वो एब्सोल्यूट जब हो जाए, मतलब एब्सोल्यूट के साथ fx की जो वैल्यू है, fx की वैल्यू जो हमने यहाँ पे f ऑफ x fa के बराबर हम ले लेते हैं, वो वैल्यू जब आपके पास ग्रेटर दैन e हो जाए तो आपके पास ये वाइल लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है ये रन हो। तो जब ये वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट रन होगी तो क्या होगा, fa f ऑफ a, fb f ऑफ b। सो x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास वो फार्मूला लगा हुआ है जो हमने इससे पहले डिफ़ाइन किया है। और ये फार्मूला जो है ये बेसिकली जो फार्मूला हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है वो फार्मूला यहाँ पे नहीं है। ये जो फार्मूला हमारे पास है वो हमने जो इससे पहले अपनी स्लाइड्स के अंदर डिफ़ाइन किया था यहाँ पे।
सो जो पहला फार्मूला सबसे पहला हमने यहाँ पे बनाया था, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया है इधर। सो a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए और स्टेरिक के साथ, और एफ बी माइनस एफ ए, तो ये वो फार्मूला है एफ बी माइनस एफ ए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ दूसरे के साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर दूसरी लिमिट आपके पास फंक्शन के साथ और नीचे आपके पास इन दोनों का माइनस है, जो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास हो जाएगा, और आपने चेक करना है कि आपके पास जो एफ ए है वो एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके वो क्या कर रहा है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो दे रहा है तो आपके पास a इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं दे रहा तो आपके पास ये b इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास जिसको हमने लास्ट प्रोग्राम में n इटरेशन कहा था, यहाँ पे हमने जब इसको n इटरेशन के नाम से दिया था, तो हम आप इसको यहाँ पे जस्ट n का नाम दे दिए। ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ये सेम बिल्कुल एक तरह से ही है। सो n इज़ इक्वल टू n+1, तो n में एक का इजाफा होता रहेगा हर वक्त जब तक ये लूप चलता रहेगा। जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा n में एक का इजाफा होता रहेगा। उसके बाद ये होगा कि आपके पास काउंट सी आउट रूट आफ्टर दिस वन इटरेशन इज़ इक्वल टू, और आपको यहाँ पे x की वैल्यू दे देगा जिसके लिए आपके पास ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, या तकरीबन जो है ना वो एक्यूरेसी के बराबर आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे इसको रन करने के बाद चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास अपर लिमिट जिसको हमने 1 पुट करना है, सेकंड लिमिट को हम 2 पुट कर रहे थे, और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो 0.0003, आई थिंक हमने जो टेबल दिया है उसमें भी हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो 0.0003 ही है। तो इसी एक्यूरेसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। सो इतनी इटरेशंस के बाद आपके पास 1.32468, 1.32464, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत हद तक, क्योंकि हमने शायद यहाँ पे जो एक्यूरेसी ली है वो हमने थोड़ी सी इसको उसकी वैल्यू ज़्यादा लेनी थी, जो कि हमने नहीं ली थी। ये 64 के लिए 68 हमारे पास यहाँ पे आंसर इसका मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करके, तो अब ये 11 इटरेशंस के बाद आपको ये आंसर यहाँ पे मिल गया है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है फॉल्स पोजीशन के साथ रिलेटेड। सो इस फाइल के वीडियो के साथ जितने भी फाइल एसोसिएटेड हैं, PDF फाइल्स हैं और साथ में C++ कोड है, इसको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं ताकि उसको भी हम क्लियर कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।